हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में फिर से आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड का ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक इतना सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिया जाए जिसमें आप कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखे, है ना, यानी कि बीएड में पढ़ने के लिए जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखते हैं वो वाला एग्ज़ाम कोई भी इंस्टीट्यूशन का वो हो, वो आपके लिए सफिशिएंट हो। तो चलिए बिना लेट करे हुए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक दूरस्थ विद्यालय में जहां असंवैधानिक, ठीक है, विचार विद्यमान हो, बेहतर सामंजस्य हेतु क्या होगा। यानी कि आ बेटर एडजस्टमेंट टू रिमूव रिमोट स्कूल, है ना, रिमोट स्कूल वेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल थॉट एग्जिस्ट। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विपरीत उन लोगों का क्या है, सोच है ना। तो जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जो हमारे संविधान में लिखित है, या जो हमारा मैनर्स है उसके विपरीत उनको क्या होना चाहिए, सोच है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखिए, इस तरह का जब टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आता है तो पहले आपको अच्छे से उसको समझना पड़ेगा और समझने के बाद फिर से आंसर करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर करोगे तो फिर आपका गलत होने का चांसेस। तो क्वेश्चंस को हम समझ लिए कि एक हमारा संविधान है और संविधान के विपरीत अगर कोई सोच रखते हैं तो उनके प्रति हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा है कि मूक रहेंगे, किसी भी कीमत पे अपनी नौकरी बचाएंगे। तो ये तो सरासर गलत हो गया। विद्रोह करेंगे क्योंकि यह भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित मूल के अनुसार नहीं है। तो चलिए एक भी पढ़ लिया और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ने के बाद आपको खुद ही लग गया होगा कि ये विद्रोह करना भी कोई ये नहीं, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट सही आंसर है वो पहला है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच क्या करेंगे, विकसित करेंगे। हम रूढ़िवादी व्यवस्था को या फिर कोई भी जो इनडेवलप्ड माइंड है, टेम्पर्ड माइंड है, इसको हम लोग साइंटिफिक सोच डेवलप करके ही हम क्या कर सकते हैं, उसको दूर भगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हम विद्यार्थियों में क्या करेंगे, वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो बस इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सोच के आंसर उसका बना देना है और इसमें कुछ करने वाली बात ज़्यादा होती नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक के कार्य शामिल है। तो गृह कार्य की जांच करना एवं पुनः कार्य देना, तो ये तो अध्यापक का कार्य ही है। बालकों को मार्गदर्शन देना एवं उन्नति व मूल्यांकन हेतु मदद करना, ठीक है, यानी कि गाइड द चाइल्ड एंड हेल्प हिम टुवर्ड्स प्रोग्रेस। तो ये दोनों सही दिख रहा है। तो सी और डी में आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी होगा। ए और बी हमारा दोनों सही है, इसका आंसर इसलिए कौन सा होगा, सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट में अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास जो कह रहा है कि वाइल टीचिंग इन द क्लास इफ़ बैक बेंचर्स आर टॉकिंग इन द क्लासरूम आ टीचर शूड। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप कोई किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और पीछे वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि वो कैसे उनको सुधारा जा सकता है। तो पहला उन्हें दंडित करके, तो हम बताएं कि पेडागोगी में दंडित करने वाला, मारने पीटने वाला, ऐसा कुछ आंसर आएगा तो वो क्या होगा, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको नकारात्मक आंसर लेते हैं। उन्हें टालना चाहिए तो हम टाल भी देंगे तो गलत हो जाएगा। उन्हें सामने की पंक्तियों में बैठने को कहना चाहिए और उन्हें अभिभावक से शिकायत करना चाहिए। तो शिकायत वाला जनरली नहीं है, उन्हें हम अपने आप को सुधारना, अपने आप से उसको सुधारना है। इसी तरह का हम बार बार आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी नंबर। सी नंबर क्या कह रहा है कि उनको सामने की पंक्तियों में क्या कर देंगे, हम बैठा देंगे। तो इसी तरह से आगे आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है वो है कि यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, एक अध्यापक के तौर पे आप क्या करेंगे, है ना। तो हमारे मतलब कि जब हम पढ़ा रहे हैं और हमारे क्लास में जो बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो पहला है कि अपनी शिक्षण विधि सुधारेंगे। तो अवश्य हम अपनी शिक्षण विधि तो सुधारेंगे ही। विद्यार्थियों को दंडित करेंगे, विद्यार्थियों को क्या करेंगे, दंडित करेंगे। अपनी विद्यार्थियों में गलतियां ढूंढेंगे और उपयुक्त सभी। तो देखिए ये आंसर से उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि दंडित हम क्यों करेंगे, जब हमारे बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दंडित करना तो कुछ है नहीं। हो सकता है कि हम सही नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि एक दो विद्यार्थी अगर लेते तो हम इसके पहले 2 लेक्चर में इस तरह का क्वेश्चंस किए हैं। तो मान लो कि एक दो विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहे हैं तो वो अलग एक कंसेप्ट हुआ। यहाँ कह रहा है यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, यानी कि सबके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हमारे शिक्षण विधि में क्या करना, कुछ ना कुछ कहीं खामियां है तो उसको हमको क्या करना, सुधार करना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें दोस्तों 5 नंबर की, तो हमारे पास क्या कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है।
तो पहला, अनुशासनहीनता को कारणों को जानकर। दूसरा, शिक्षण अधिगम कार्य को अधिक रुचिकर बनाकर। विद्यार्थियों को खेल में मैदान में ले जाकर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आप अगर आप टीचिंग एंड लर्निंग को, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको अधिक रुचिकर बना देंगे, तो वो कक्षा क्या होता है, वो जो क्लासरूम होता है अपने आप मेंटेन इफेक्टिव होता है। जैसे कि आप खुद ही सोचिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके क्लास में कुछ वैसे टीचर आते होंगे जो बहुत ही अच्छे से आपके सब्जेक्ट को क्या करते होंगे, डील करते होंगे। तो जब आपके क्लास में वैसे टीचर आते होंगे तो कभी हंसी का भी वातावरण होता होगा, कभी गुस्से में क्या होता है, सब बच्चे डर भी जाते होंगे, कभी पढ़ने का भी माहौल होता होगा। यानी कि जब आप पढ़ाई होती होगी तो वहाँ पे सिर्फ सीरियसनेस रहता है ना, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो ये 5 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा दोस्तों। नेक्स्ट वन, अगर हम 6 नंबर पे बात करें तो एक कक्षा यानी कि क्लास में एक अध्यापक को कार्य करना चाहिए। तो एक निर्देशक की तरह, अध्यक्ष की तरह, एक नेतृत्वकर्ता व मार्गदर्शक की तरह, उपयुक्त सभी। तो देखिए, अ टीचर इन अ क्लास वुड बी एक्ट एज डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, अ लीडर एंड गाइड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, वो लीडर एंड गाइड की तरह एक्ट करना चाहिए। ठीक है, एक नेतृत्वकर्ता की तरह। अब देखिए, नेतृत्व आप जब तक करिएगा नहीं तब तक क्लास आपका क्या करेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे निर्देशक की तरह कार्य आपको करना नहीं, अध्यक्ष की तरह कार्य करके आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को आपको नेतृत्व करना है। ठीक है, और उनको मार्गदर्शन देना है। तो आप इसका जो आंसर होगा वो होगा नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करके। नेक्स्ट वन, अगर हम आगे बात करें दोस्तों 6 के बाद 7th में, तो हमारा कह रहा है कि किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। तो आप कोई स्कूल है तो आप जैसे कि किसी बच्चों को एडमिशन करवाने जाते होंगे तो आप क्या क्या चीज़ वहाँ पे देखते होंगे, है ना, या आपके गार्जियन जाते होंगे तो वहाँ पे क्या क्या देखते होंगे। तो पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे फैसिलिटी क्या है, अवेलेबल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव, वहाँ पे हम लोग को यूज करने के लिए क्या क्या मानव रिसोर्सेज है, स्टूडेंट वहाँ के विद्यार्थियों ने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त करी है, और ऑल ऑफ एबव। तो ये सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें 8 नंबर में कि एक अध्यापक को तो शिक्षा से पूर्व पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। चलिए, मान सही है कि उसके बारे में पहले से कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें तो उससे बेसिक कंसेप्ट को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। अपनी भाषा पर पकड़ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अपनी भाषा पे, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो भी हमारे पे पकड़ होना चाहिए। और भाषा पे पकड़ के साथ साथ अपने विषय पे भी पकड़ होनी चाहिए। जब तक आप उस विषय के बारे में नहीं जानिएगा तब तक आप फिर आंसर कैसे करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में सभी। टीचर को क्लास में जाने से पहले ये सभी बातों को क्या होना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारा 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा कह रहा है कि एक अध्यापक के लिए शुरुआत में असफल होने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इस क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो इस तरह का एग्जाम्पल हम पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे। इसमें कह रहा है कि इंपॉर्टेंट काउज ऑफ फेलियर ऑफ अ बिगिनिंग टीचर, जो सबसे पहला टीचर जो मतलब कि जाते हैं आपके क्लास में, तो वो क्या होता है, आप फेल हो जाते हैं, आपको पढ़ा नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है। तो पहला, अध्यापक का ज्ञान, शाब्दिक योग्यता, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और ठीक है, टाइट हैंडलिंग ऑफ अ स्टूडेंट। तो देखिए, इसमें क्या है, नॉलेज ऑफ टीचर, अध्यापक का ज्ञान का वहाँ पे क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, अध्यापक का ज्ञान, ठीक है, अगर अध्यापक के ज्ञान में थोड़ा क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। किस तरह का कमी, तो कैसे आपको पढ़ाना है, क्या वहाँ पे कार्य करना है। ठीक है, तो ये सब बेसिक नॉलेज जो होता है आपकी कमी होती है, इसलिए आप वहाँ पे क्या हो जाता है, जब सबसे पहले आप किसी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो असफल हो जाते हैं। ठीक है, ये टाइट हैंडलिंग, बच्चा कोई जाएगा शुरू टीचर तो टाइट हैंडलिंग तो करेगा नहीं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से पहले ही क्लास में गया है तो अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्बल एबिलिटी, वो बोल तो सकता है, ऐसा नहीं है कि बोल नहीं पाता, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो उसको पता नहीं रहता है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ टीचर, टीचर अपने नॉलेज की वजह से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें 10 नंबर में कि शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है ना। तो ये क्या भागीदारी, मैक्सिमम आपके क्लास में कोई टीचर अगर हैं और मैक्सिमम बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कब संभव है। तो लैब में ले जाके डिस्कशन करके, लेक्चर मेथड से, और ऑडियो विजुअल एड से। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे एक दूसरे में ये करते हैं वो क्या है, डिस्कशन, है ना। जब बच्चे आपस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा बच्चों एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब कि एक दूसरे में अधिगम में, मतलब कि सीखने में ज़्यादा
पार्टिसिपेशन उनका हो पाता है, ये है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गया। इसके आगे फिर हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि शिक्षक के आत्मविश्वास के बारे में हमको यहाँ पता करना है। तो पहला कह रहा है शिक्षक का सामाजिक व्यवहार, दूसरा कह रहा है शिक्षक का व्यक्तित्व, तीसरा कह रहा है विषय वस्तु पे अधिकार, और चौथा कह रहा है शिक्षक की समृद्धशाली होना। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्सनालिटी ऑफ टीचर, टीचर का जो पर्सनालिटी है वही बताता है कि वो कौन सा शिक्षक के आत्मविश्वास क्या होगा। ठीक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो पर्सनालिटी है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर लेके जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें दोस्तों 42 नंबर की, तो कह रहा है कि शिक्षक के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ क्लास, ठीक है, रेफर टू अ टीचर, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये चारों में कौन सा टीचर को रेफर कर रहा है। तो पहला शिक्षक द्वारा वक्तव्य, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री या शिक्षण विधियाँ। तो आपको देख के पता चल गया होगा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो है वो टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके पढ़ाने का स्टाइल क्या है और वो क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा दोस्तों, टीचिंग मेथड। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 43rd में, तो कह रहा है विद्यालय में पाठ्य सामग्री गतिविधियों का आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी। तो क्या कह रहा है समय का सदुपयोग करने के लिए, छात्रों के मनोरंजन के लिए, छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, या फिर कह रहा है कि छात्रों के विभिन्न कौशल को विकास के लिए। तो देखिए जब कभी भी को करिकुलर एक्टिविटी आता है तो सर्वांगीण विकास एक कहता है, ठीक है, तो उसका मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्किल, सभी तरह का उसमें स्किल को क्या करा जाए, डेवलप करा जाए, इसके लिए होता है। तो 143rd का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, जैसा आपको पता चल चुका होगा अभी तक। इसके बाद हम 44 में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते छात्र में किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। तो पहला कह रहा है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्किल, दूसरा कह रहा है ह्यूमैनिटी इन नेचर, ओबीडेंट इन बिहेवियर, ट्रस्ट ऑन फ्रेंड्स। तो देखिए शिक्षक होने के नाते हम उसको वही मानेंगे जब वो स्वतंत्र चिंतन, यानी कि वो क्या करता है, वो सोच सकता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग उसके पास है। स्वभाव से क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीख नहीं पा रहा है, आज्ञाकारी होने से भी वो सीख बहुत ज़्यादा नहीं पाएगा, मित्रों का विश्वास गेन करने से नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें टीचिंग के साथ साथ स्वतंत्र चिंतन, यानी कि वो सोच सकता है, सब्जेक्ट के प्रति वो सोच सकता है, तो वो बहुत आगे जाएगा। यानी कि वो उसके कंसेप्ट, वो चैप्टर के बारे में खुद ही क्या कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, उसके बारे में जानकारी जुटा सकता है। तो ये पहला इसका आंसर होगा 44 का। नेक्स्ट वन अगर हम 45 के बारे में बात करें तो किस पद्धति में शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी होती है। तो ये अभी हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो डिस्कशन मेथड हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है 46 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन में सीखने की प्रक्रिया के लिए सही है। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसके बारे में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि सीखना औपचारिक परिस्थितियों में होता है, सीखना अनौपचारिक परिस्थितियों में होता है, अगर इन फॉर्मल सिचुएशन और इनफॉर्मल सिचुएशन। तीसरा कह रहा है लर्निंग बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन नन ऑफ देम। तो देखिए सीखना क्या होता है, औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखने कहीं भी सीखा जा सकता है ना, यानी कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलते रहती है, वो किसी भी प्रकार से हो, या औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा कि सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है, औपचारिक और अनौपचारिक से इसको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 47 में, तो कह रहा है कि यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और एक विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाता है तो उसको क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ यू आस्क अ क्वेश्चन इन योर क्लास एंड अ स्टूडेंट गिव इनकम्प्लीट आंसर, और मतलब कि आधा अधूरा आंसर देता है, तो आप क्या करेंगे, आंसर को रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसा करने से उसका आत्मविश्वास क्या होगा, टूट सकता है। अभी मान लेते हैं इसको रीफ्रेम द क्वेश्चन, क्वेश्चन का पुनः निर्माण करेंगे, या प्रोवाइड ठीक है री इन्फोर्समेंट, या नन ऑफ द अबव। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा सही आपको लग रहा है, ये लग रहा है कि उसको हम थोड़ा हिंट देंगे और उसको फिर से और अच्छे से बोलने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, सी है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 47 के बाद 48 में,
तो 48 कह रहा है, तो आप अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, साथ साथ आप जो भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये देखिए, ये ऑडियो और वीडियो लेक्चर होता है तो क्लासरूम होता है, तो इसमें बीच में और बातें भी होते रहती है। लेकिन ये वाले वीडियो वाले लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ ना, आपको आंसर इसलिए बताता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम लैप्स ना हो। ठीक है, बिना मतलब के बात करने से कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। तो आप बस आप आइए और थोड़े कम टाइम में आप ज़्यादा ज्ञान को क्या करिए, ज़्यादा कंसेप्ट को गेन कीजिए और फिर आप यहाँ से लाभान्वित होइए। 48 में अगर हम बात करें तो कह रहा है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। गृह कार्य जो दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। तो कह रहा है टू फोर्स द स्टूडेंट टू स्टडी एट होम, टू डेवलप देयर हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, टू चेक लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स और इंगेज पार्ट टाइम चाइल्ड। तो देखिए उसमें क्या कर रहा है, स्व अध्याय की आदत विकसित करने के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि होमवर्क जो दिया जाता है वो सेल्फ स्टडी हैबिट को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वन 48 के बाद हम अगर 49 में बात करें तो एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए। तो शारीरिक विकास हेतु, वेट 1 मिनट, तो कह रहा है शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, भावनात्मक विकास हेतु और उपयुक्त सभी। तो सभी के लिए, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मोरल वैल्यूज़ का मतलब यही होता है कि हर एक तरह का विकास हो। तो इसमें कौन सा आंसर होगा दोस्तों, ऑल ऑफ एवं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आज की लास्ट क्वेश्चंस में तो कह रहा है कि कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण यानी कि गुड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो मैनेज क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन को मैनेज करना चाहिए, एक अच्छा संप्रेषण को। ट्रांसफर नॉलेज, नॉलेज बच्चों की तरफ क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। यूज बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हाव भाव भी होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा। अब आइए देखिए, यहाँ पे जब भी बीएड एंट्रेंस आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस तरह में 25 क्वेश्चंस में जो 25 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे दोस्तों, ठीक है, 25 क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे उसमें मैक्सिमम 20 से अगर आप 23 तक भी सही कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। 25 में से 25 सही करना बहुत ही टिपिकल होता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो इसका आंसर है थोड़ा सा टीचर के प्रति, उनके सोच के प्रति क्या होते रहता है, वैरी करते रहता है। तो थोड़ा आप इसका ध्यान रखिएगा और बाकी आप तैयारी करते रहिए। आज मतलब लेक्चर हम जब तक बोले हैं 10 दिन में तो वो लेक्चर आ ही जाएंगे। तो आज का ये लेक्चर हुआ, इसके बाद फिर और लेक्चर आपको ऐसा ही मिलते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको नीचे कोई डाउट होता हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करा करें और इसके बारे में आप फीडबैक ज़रूर से दिया करेंगे हमारे कि हमको और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ये वीडियो लेक्चर में। तो अगर आप फीडबैक देते हैं तो उससे क्या होता है, हमको भी थोड़ा पर लगेगा कि हम अपने और लेक्चर को कैसे सुधार सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं एक नए लेक्चर के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।